हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 5 सिक्योरिटी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड। तो जब भी हम सिक्योरिटी की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक ही चीज सबसे पहले आती है कि किसी को खतरा होगा, इसीलिए उसे सिक्योरिटी की जरूरत है, सुरक्षा की जरूरत है। जब भी आपने भी सुना होगा कि पार्लियामेंट में कई बार ऐसा कहा जाता है कि ये सिक्योरिटी का मामला है, इसे हम ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते। तो ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी कोई ऐसी बहुत ज्यादा सीक्रेट चीज है जो ओपनली डिस्कस नहीं की जा सकती। और कई बारी लोग इससे ये कंक्लूजन भी निकाल लेते हैं कि नॉर्मल लोगों का सिक्योरिटी से कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी में लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में सिक्योरिटी है तो है क्या। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि सिक्योरिटी क्या है और किन किन चीजों से हमें सिक्योरिटी चाहिए, कितने फॉर्म्स है सिक्योरिटी के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि अगर मैं आपको सिंपल और बेसिक वे में बताऊं तो सिक्योरिटी का मतलब है फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट, किसी भी तरीके के खतरे से छुटकारा, आजादी, यही है सिक्योरिटी। अब कई टाइप के खतरे होते हैं। मान लो कोई इंसान है, वो अपने घर से बाहर जा रहा है, सड़क पर चल रहा है, तो उसको खतरा क्या है? हो सकता है किसी भी टाइम उसका एक्सीडेंट हो जाए या उसके घर पर चोरी हो जाए। तो ये सारे थ्रेट है, जैसे कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस या फिर लाइफ ऑफ अ कंट्री, यहाँ पे लिखा हुआ है आर फुल ऑफ थ्रेट। देखो, एक कंट्री में हमेशा थ्रेट होते हैं। एक कंट्री को हो सकता है कभी मिलिट्री अटैक हो जाए, और एक ह्यूमन को भी बहुत सारे जो होते हैं थ्रेट होते हैं। कभी चोरी हो सकती है घर में, कभी उसका एक्सीडेंट हो सकता है। तो अब हम इतना ज्यादा ब्रॉड वे इसमें लेकर आ जाएंगे तो हम सिक्योरिटी को कभी भी ढंग से पढ़ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए जो लोग भी सिक्योरिटी पढ़ते हैं वो बताते हैं कि सिक्योरिटी में आप बस उन्हीं चीजों के बारे में पढ़ते हैं जो कि हमारे कोर वैल्यू को जो है कहीं ना कहीं खतरा पहुंचा रहे होते हैं। अब ये कोर वैल्यूज क्या है? कोर वैल्यूज मतलब कि मेन प्रिंसिपल्स। तो जो भी लोग सिक्योरिटी पढ़ते हैं वो बताते हैं कि जो भी चीज हमारी कोर वैल्यू को कहीं ना कहीं खतरा पहुंचा रही है, उससे हमको सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी में हम ऐसे खतरों के बारे में पढ़ते हैं, ऐसी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। अगर मैं बताऊं कि क्या है एक्चुअल में सिक्योरिटी, अगर मैं सम अप करना चाहूं तो मैं कहूंगी कि सिक्योरिटी रिलेट्स टू एक्सट्रीमली डेंजरस threats that could so endanger core values that those values would be damaged beyond repair if we did not do something to deal with the situation। मतलब कि हम सिक्योरिटी में उन चीजों के बारे में पढ़ते हैं जो कि हमारी कोर वैल्यूज को बहुत ज्यादा जो है खतरा पहुंचाते हैं। इतना ज्यादा खतरा पहुंचाते हैं कि वो बहुत ज्यादा डैमेज कर सकते हैं हमारे कोर वैल्यूज, हमारी मेन प्रिंसिपल्स को, अगर हमने कुछ नहीं किया उस खतरे को रोकने के लिए। अभी ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे जाते जाएंगे ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि सिक्योरिटी क्या है। स्टार्टिंग में बस आपको इतना पढ़ा होना चाहिए कि कोर वैल्यूज क्या है और किस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी यही है। अब पढ़ते हैं कि सिक्योरिटीज के कितने फॉर्म्स हैं। सो सिक्योरिटी को भी हमने डिवाइड किया हुआ है। सिक्योरिटी भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी, दूसरा है नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी, वो भी आगे जाकर डिवाइडेड है। ट्रेडिशनल में भी एक्सटर्नल और इंटरनल आता है, नॉन ट्रेडिशनल में ह्यूमन सिक्योरिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी आता है। तो इस वीडियो में हम ट्रेडिशनल की बात करेंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल नोशन और एक्सटर्नल, यानी कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, इसमें भी सबसे पहले एक्सटर्नल की बात करते हैं। जब भी हम ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम जनरली नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे होते हैं कि एक देश को क्या खतरा है। और जब भी उसमें हम एक्सटर्नल की बात कर रहे होते हैं तो हम कह रहे होते हैं कि एक देश को बाहर से क्या खतरा है। अंदर से तो बाद में बात करेंगे, वो तो इंटरनल का पार्ट हुआ, लेकिन एक देश को बाहर से क्या खतरा है। तो ट्रेडिशनल नोशन में, एक्सटर्नल में 4 कंपोनेंट्स होते हैं।
उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ट्रेडिशनल नोशन, जब भी ट्रेडिशनल आए तो हमें बस नेशनल सिक्योरिटी दिमाग में आनी चाहिए, और जब भी एक्सटर्नल आए तो यही दिमाग में आना चाहिए कि एक देश को बाहर के और कंट्री से क्या खतरा है। अब इसके 4 कंपोनेंट्स बताए हुए। देखो, एक कंट्री को बाहर से क्या खतरा होगा? एक कंट्री को बाहर से यही तो खतरा होगा कि दूसरी कंट्री आकर कहीं हम पर अटैक ना कर दे, कहीं हमारे पर अटैक ना कर दे, हमारे लोगों को नुकसान ना हो, हमारी आर्मी कहीं घायल ना हो जाए। यही तो एक कंट्री को डर होगा। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, पहला कंपोनेंट यही है कि किसी भी कंट्री को सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट डेंजर यही होता है कि उस पर कोई मिलिट्री अटैक ना कर दे, उसे बाहर से मिलिट्री थ्रेट है। यही एक कंट्री का सबसे बड़ा खतरा होता है एक कंट्री के लिए, जो वो मानती है कि बाहर से हम पर कोई ना कोई अटैक कर देगा। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर वॉर होगा तो बस आर्मी ही घायल होगी, नॉर्मल लोग भी घायल होंगे। कई बार देखा जाता है कि वॉर होता है तो आर्मी तो हर्ट होती ही होती है, लेकिन साथ साथ नॉर्मल लोगों को, विमेन, मेन, इन सबको भी जो है टारगेट किया जाता है, ताकि वो उस कंट्री का जो सपोर्ट है वो तोड़ सके। अब इधर ये भी बताया गया है कि अगर वॉर हो रहा है तो यहाँ पर भी अगर इधर थ्रेट है, यहाँ पे मिलिट्री थ्रेट वर्ड यूज किया गया है, तो अगर यहाँ पे थ्रेट है तो यहाँ पर भी कोर वैल्यूज होंगे, कुछ मेन प्रिंसिपल्स होंगे जो डैमेज हो सकते हैं। अब मान लो 2 कंट्री है, एक है कंट्री ए, दूसरी है कंट्री बी। अगर कंट्री बी कंट्री ए पर अटैक करने वाली है तो कंट्री ए के कौन से प्रिंसिपल्स जो है वो हर्ट होने वाले हैं, उनको थ्रेट है। तो देखो, वो आजाद है, अगर कोई कंट्री उस पर अटैक करेगी तो उसे अपना गुलाम बना सकती है, तो वो इंडिपेंडेंस है। उसकी जो टेरिटरी है उसको जो है जितनी भी दूर जीतेगी उसको अपने में मिला सकती है, कम कर सकती है। तो उसकी इंडिपेंडेंस, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ये कुछ मेन प्रिंसिपल्स हैं, कुछ कोर वैल्यूज हैं उस कंट्री के, कंट्री ए के, जो कि यहाँ पर खतरे में है। तो यही मैं बता रही थी पहले कि कोर वैल्यूज जहां पर भी खतरे में आते हैं वहां पर हम कहते हैं कि सिक्योरिटी चाहिए, वहां पे थ्रेट है, और यहाँ पर भी यही थ्रेट है। अब जब वॉर होगा तो एक कंट्री क्या करेगी? अब इस रिस्पॉन्स में कुछ तो करना पड़ेगा ना। अगर वॉर होगा तो कोई भी कंट्री हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठेगी। तो क्या करेंगी कंट्री? तो कंट्री के पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है टू सरेंडर, कि पूरा सरेंडर कर दो, पहले ही हार मान लो, ठीक है हम वॉर नहीं लड़ सकते, हमने हार मान ली। दूसरा होता है डिटरेंस, आप वॉर होने से रोक दो, लेकिन आप वॉर होने से कैसे रोकोगे? अपनी बातों से। आप अपनी बातों से सामने वाली कंट्री को ये रियलाइज करा दो कि आप कितने पावरफुल हो, और अगर सामने वाली कंट्री आपके साथ वॉर करने वाली है तो आपका कुछ भी नहीं जाने वाला, सामने वाली कंट्री का ही लॉस होगा। इसको कहते हैं डिटरेंस, अपनी बातों से जो है वॉर को रोक देना। और तीसरा होता है डिफेंस, अगर फिर भी कंट्री नहीं मानती है और कोई अटैक कर देता है तो जब अटैक होगा तो आप अपनी कंट्री को डिफेंड करते हो, आपकी आर्मी डिफेंड करती है और सामने वाले को हरा देती है। या फिर नहीं भी हरा पाती है तो अपनी तरफ से पूरा अपनी कंट्री को डिफेंड करती है, उसकी रक्षा करती है। तो एक कंट्री के पास 3 ही ऑप्शन होते हैं जब वॉर ब्रोकआउट हो जाता है। तो अब हमने यहाँ पर दूसरा कंपोनेंट यही पढ़ा कि क्या करती है एक कंट्री जब वॉर हो जाता है। अब देखो यहाँ पे सरेंडर लिखा हुआ है। देखो, अगर सच में कहीं पर वॉर हो रहा है 2 कंट्रीज के बीच में और सच में वॉर हो जाए तो हो सकता है कि एक कंट्री सरेंडर कर दे, लेकिन कोई भी कंट्री इसको अपने देश की पॉलिसी की तरह एडवर्टाइज नहीं करेगी कि हाँ जब भी वॉर होगा तो हम सरेंडर कर सकते हैं। कोई कंट्री ऐसा नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि इससे इमेज अच्छी नहीं जाएगी, सारे कंट्री उसे कमजोर मानेंगे, और अगर ऐसा किसी भी कंट्री ने कहा कि हम सरेंडर कर सकते हैं तो फिर लोग उस पर हमला कर देंगे, उसे फिर ऐसे इंडिपेंडेंट रहने ही कौन देगा। इसलिए कोई भी कंट्री सरेंडर को अपनी पॉलिसी नहीं बताती। हाँ, ये हो सकता है कि कभी सच में वॉर हो जाए तो हो सकता है कि वो कंट्री सरेंडर कर दे, पर कोई भी नहीं कहता कि सरेंडर करना हमारी पॉलिसी है। इसलिए जब भी हम बात करते हैं रेस्पॉन्स की तो हम हमेशा डिटरेंस और डिफेंस की बात करते हैं कि ये 2 चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एक है वॉर को होने से रोक देना जो कि डिटरेंस हुआ, दूसरा हुआ अपने कंट्री की सुरक्षा करना, बचाना और कई बार इसमें जीतना जो कि डिफेंस हुआ। तो ये था दूसरा कंपोनेंट। अब तीसरा कंपोनेंट है बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर क्या?
देखो, जब भी कोई कंट्री को बाहर से खतरा होता है तो वो क्या करेगी, अपने आप को स्ट्रांग रखना चाहेगी। वो तो यही इंश्योर करना चाहेगी ना कि बाहर से कितना ही खतरा हो, हम स्ट्रांग होने चाहिए, हमें कोई भी खतरा महसूस ना हो। इसलिए एक कंट्री क्या करती है, अपने आप को सुरक्षित महसूस कराने के लिए बैलेंस ऑफ पावर रखती है। बैलेंस ऑफ पावर क्या, मान लो कुछ कंट्रीज है, एक छोटी कंट्री है और उसके बगल में ही बहुत बड़ी कंट्री है। वो बड़ी कंट्री जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, यही अपने आप में दिखा रहा है कि हो सकता है आगे जाके वो वॉर कर दे। कोई भी कंट्री ये कहकर थोड़ी वॉर करेगी कि इस तारीख को मैं वॉर करने वाला हूँ, कोई नहीं करेगी। हो सकता है उसके पास कोई रीजन भी नहीं हो वॉर करने के लिए, लेकिन वो कंट्री बड़ी है, यही दिखा रहा है कि हो सकता है फ्यूचर में जाकर वो एग्रेसिव हो जाए, वो वॉर कर दे। तो एक छोटी कंट्री को क्या करना चाहिए, हमेशा बैलेंस ऑफ पावर रखना चाहिए। बैलेंस ऑफ पावर क्या, कि सामने वाली कंट्री, स्ट्रॉन्ग कंट्री जिस पोजीशन में है, उसके पास जो ताकतें हैं वो हमारे पास भी होनी चाहिए। मान लो एक बारी इंडिया और चाइना का एग्जाम्पल लेते हैं। इंडिया छोटी कंट्री तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार एग्जाम्पल लेते हैं कि चाइना में मान लो एक सेकंड के लिए कि बहुत अच्छी टेक्नोलॉजिकल पावर है उन लोगों के पास, तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारे पास भी उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए या उससे ज्यादा ही अच्छी होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमको बैलेंस ऑफ पावर रखना है। जिस चीज में चाइना वाले अच्छे हैं उस चीज में इंडिया को अच्छा होना चाहिए या उससे ज्यादा अच्छा होना चाहिए। हमें किसी भी चीज में चाइना से कम नहीं रहना। तो बैलेंस ऑफ पावर इसी को कहते हैं। तो एक कंट्री हमेशा क्या करती है, अपने मिलिट्री पावर को हमेशा दूसरी कंट्री के बराबर रखती है। किन कंट्रीज के बराबर रखती है, जनरली दो टाइप की कंट्रीज के बराबर ही रखती है। एक तो जो उसके नेबर है, क्योंकि उसी से उसको खतरा हो सकता है। दूसरा जिसके साथ उसके डिफरेंसेस रहे हैं ऑलरेडी, उन्हीं के साथ बैलेंस ऑफ पावर रखती है। किस चीज में रखती है, मिलिट्री में रखती है। अब मिलिट्री तो उसको रखनी है क्योंकि उसे सिक्योरिटी की बात चल रही है, लेकिन साथ साथ एक कंट्री को इकोनॉमिक पावर और टेक्नोलॉजिकल पावर में भी बैलेंस ऑफ पावर रखना पड़ता है। देखो, अगर किसी की अच्छी इकोनॉमी होगी, वहां पे अच्छे वेपन होंगे, तो अल्टीमेटली उसकी जो आर्मी है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो इसी को कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर रखना। यही था थर्ड कंपोनेंट। अब फोर्थ कंपोनेंट होता है अलायंस बिल्डिंग। कंट्रीज जो है वो साथ में आती है और अलायंस बनाती है। अलायंस बिल्डिंग को हम कॉलिशन ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, कि कंट्री साथ में आई, साथ में मिली और उन्होंने कहा कि ये सामने वाली जो कंट्री है ये हमारी जो है हमारे लिए दुश्मन है, और ये हम पर में अगर किसी पर भी कुछ भी करती है तो हम सब एकजुट हो जाएंगे और इसके अगेंस्ट लड़ेंगे। ये जनरली क्या होता है, रिटन ट्रीटीज में होता है कि एक ट्रीटी होती है जो सारी कंट्रीज जो भी अलायंस में आ रहे हैं वो साइन करते हैं, साथ आते हैं, और उसमें लिखा होता है कि उनके लिए थ्रेट कौन सी कंट्री है। पर मोस्टली टाइम रिटन ट्रीटीज में होता है, जरूरी नहीं है कि हर बारी ट्रीटी में ही हो, हर बार ये एग्रीमेंट हो। ये अलायंस बिल्डिंग जो है वो नेशनल इंटरेस्ट पर बेस्ड होती है। अगर कभी नेशनल इंटरेस्ट चेंज हो गया तो फिर ये अलायंस बिल्डिंग भी जो है चेंज हो जाएगी। हो सकता है दो कंट्रीज कभी किसी टाइम पे अलायंस में थे, कभी बहुत साथ में थे, कभी दोस्त हुआ करते थे, और किसी टाइम में वही बहुत ज्यादा कट्टर दुश्मन भी बन जाए। अलायंस बिल्डिंग क्यों कोई कंट्री करती है, ताकि उसे लगे कि वो सुरक्षित है, बाहर से उसे खतरा ना हो, और साथ ही साथ वो अपने आप को और ज्यादा पावरफुल महसूस कर पाती है। अब कैसे, देखो, अगर एक कंट्री जो है वो अलायंस में है, दो तीन कंट्री साथ में आती है और कहती है कि ये चौथी कंट्री जो है वो हमारे लिए खतरा है, तो चौथी कंट्री अगर उस पर वॉर करने से, पहली कंट्री पर वॉर करने से सोचेगी, क्योंकि उसे पता है कि दो तीन कंट्रीज और इस कंट्रीज के साथ मिल गई है, तो कहीं सब मिलकर मेरे पर वॉर कर दे तो मेरा ही नुकसान हो जाएगा। इसीलिए जल्दी कोई वॉर नहीं करना चाहता, इसीलिए जो है अलायंस बिल्डिंग की जाती है। अब मैंने कहा कि ये नेशनल इंटरेस्ट पर बेस होता है, और नेशनल इंटरेस्ट चेंज हो गया तो दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं। इसका कोई एग्जाम्पल भी तो होगा ना। तो हाँ, इसका भी एक एग्जाम्पल है। देखो, बताया गया है कि 1980s के टाइम पे सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, हमने बुक की स्टार्टिंग में ही पढ़ा, और यूएसए, इन दो कंट्रीज के बीच में कितनी कट्टर दुश्मनी थी। अब क्या होता है कि यूएसए जो है वो इस्लामिक मिलिटेंट्स अफगानिस्तान में होते हैं, उनको सपोर्ट कहता है, और कहता है सपोर्ट करते हुए कि आप सोवियत यूनियन में ट्रबल करो, वहां पर उन्हें परेशानियां पहुंचाओ। अब क्या होता है, अभी तो यूएसए और ये अफगानिस्तान के जो मिलिटेंट्स हैं
ये तो आपस में बहुत अच्छे मतलब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, इन्हीं का एक ग्रुप अल-कायदा, जिसको ओसामा बिन लादेन चला रहा था, वो टेररिस्ट स्ट्राइक कर देता है 11 सितंबर 2001 में अमेरिका में। फिर अमेरिका पे भी इसके रिस्पांस में उन लोगों पर अटैक करता है। तो एक टाइम पे तो सपोर्ट कर रहे थे और एक टाइम पे क्या होता है कि दुश्मन बन जाते हैं। इसीलिए कहा कि नेशनल इंटरेस्ट पर अलायंस बिल्डिंग होती है। अब हम बात करते हैं कि ये हमने 4 कंपोनेंट पढ़े। क्या 4 कंपोनेंट थे कि मिलिट्री थ्रेट होता है कंट्री को, उस रिस्पांस में एक कंट्री सरेंडर कर सकती है, डिटरेंस कर सकती है, डिफेंस कर सकती है। तीसरा, बैलेंस ऑफ पावर रखती है एक कंट्री। और फोर्थ कि अलायंस बिल्डिंग भी करती है एक कंट्री। अब पढ़ते हैं कि क्या सेंट्रल अथॉरिटी होती है वर्ल्ड में, तो नहीं, सेंट्रल अथॉरिटी वर्ल्ड में नहीं होती है। जब भी बात हम करेंगे कि वर्ल्ड में हमारी सिक्योरिटी के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं, ऐसा हर बारी होता है, हर कंट्री के लिए है, क्योंकि वर्ल्ड में कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती। जैसे कि हम बात कर ले अपने एक कंट्री की बात करते हैं और वर्ल्ड की बात करते हैं। अगर कंट्री में कहीं पर दंगे फसाद हो रहे हैं, कहीं पर वायलेंस हो रहा है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही, तो कोई तो है जिसे हम पकड़ सकते हैं, गवर्नमेंट है हमारे पास। हम कहेंगे गवर्नमेंट सब चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट पीस एंड ऑर्डर रखे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखे, हमारी बात सुने। तो हमारे यहाँ पर एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो सब कुछ काम करती है, जिसका काम है सब कुछ कंट्रोल करना। लेकिन वर्ल्ड में ऐसी कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। हाँ, अब कुछ लोग कह सकते हैं कि यूएन तो है, तो हाँ, यूएन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है, वो पीस और वॉर के मैटर के साथ डील भी करता है, लेकिन कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि उस पर भी बहुत ज्यादा यूएस का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। उसके डिसीजन में भी वेस्टर्न वैल्यूज देखने को मिलते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, यूएन को बनाया किसने? हमने ही तो बनाया, कंट्रीज ने ही मिलकर तो बनाया। तो जब जिस एक्सटेंट तक, जिस लिमिट, कुछ एक लिमिट होगी यूएन की, जिस जिस फील्ड में कंट्रीज चाहेंगी वहां वहां यूएन काम करेगी। जिस हद तक कंट्रीज चाहेंगी बस उसी हद तक काम कर सकती है यूएन, उससे ज्यादा नहीं कर सकती। इसीलिए हम कहते हैं कि इंटरनेशनल एरियाना में एक कंट्री अपनी सिक्योरिटी को लेकर खुद ही जिम्मेदार है, वहां पर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं हो सकती और वहां पर हम किसी को अपनी सिक्योरिटी के लिए ब्लेम नहीं कर सकते। अब पढ़ते हैं ट्रेडिशनल नोशन इंटरनल सिक्योरिटी। अभी तक हमने एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा, अब इंटरनल के बारे में पढ़ते हैं। तो हमें तो पहले इंटरनल पढ़ना चाहिए था, फिर एक्सटर्नल पढ़ना चाहिए था, क्योंकि इंटरनल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर एक कंट्री अपने अंदर ही सुरक्षित नहीं होगी तो उसके बाहर से सुरक्षित होने का क्या फायदा। लेकिन फिर भी हम उसे सेकंड नंबर पे पढ़ रहे हैं, तो क्या इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है? तो ऐसा नहीं है, इंटरनल सिक्योरिटी तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर से हमें जब भी हम कुछ पढ़ रहे होते हैं तो सिचुएशन को देखना बहुत जरूरी होता है। और इधर भी हमें सिचुएशन बताई गई है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है, तब हम देखते हैं कि कुछ पावरफुल कंट्रीज जैसे कि यूएसएसआर, यूरोप, ये कंट्रीज बहुत ज्यादा यूनाइटेड थी। यूरोप की कंट्रीज हो गई या फिर यूएस या यूएसआर हो गया, ये सब बहुत ज्यादा यूनाइटेड थे और इनका मानना था कि इन्हें अपने कंट्री के अंदर से तो कोई भी खतरा नहीं है। तो इनके लिए जो भी खतरा था वो बाहर से एक दूसरे की आर्मी से खतरा था, लेकिन अपने अंदर कोई खतरा नहीं था। अंदर इनको नहीं लगता था कि अंदर से कोई कम्युनिटी जो है वो आवाज उठाएगी या कोई वायलेंस करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ऐसी पावरफुल कंट्रीज के लिए इंटरनल सिक्योरिटी ने मैटर बिल्कुल भी नहीं करती थी या बहुत ज्यादा कम मैटर करती थी आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इनके लिए फिर क्या मैटर करता था? जब इनको इंटरनल सिक्योरिटी ही मैटर नहीं करती तो क्या बस एक्सटर्नली करती थी? तो हाँ, तो एक्सटर्नल में इन्हें बस एक दूसरे के मिलिट्री से थ्रेट होता था। इन्हें लगता था कि इनके बीच में कोल्ड वॉर चल रहा है, सोवियत यूनियन वर्सेस यूएसए चल रहा है, तो यूएसए को ये डर था कि सोवियत यूनियन या उसके पार्टनर मुझ पर अटैक ना कर दे, और सोवियत यूनियन को ये डर था कि यूएसए और उसके पार्टनर मुझ पर अटैक ना कर दे। तो इन्हें हमेशा मिलिट्री थ्रेट रहता था, बाकी इंटरनल सिक्योरिटी की तो इनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। दूसरा, यूरोप की जो कुछ कंट्रीज थी
उनको डर था कि जहां जहां उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई है, जिस जिस देश पर उन्होंने कब्जा किया है, वहां पर लोग उनके अगेंस्ट में आवाज उठाना शुरू ना कर दे, वायलेंस करना शुरू ना कर दे, बस उन्हें इसी बात का डर रहता था। इसका एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि फ्रेंच फाइटिंग इन वियतनाम इन 1950s और ब्रिटिश फाइटिंग इन केन्या इन 1950s एंड अर्ली 60s। तो ये एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। मतलब ये बताने की कोशिश की गई है कि जो पावरफुल कंट्रीज थी उन्हें अपने कंट्री के अंदर से कोई खतरा नहीं था, वो अपने यहाँ पे पीस एक्सपेक्ट कर सकते थे। उन्हें जो भी खतरा लगता था वो बाहर से ही था, उन्हें बस एक्सटर्नल थ्रेट ही थे, इंटरनल थ्रेट नहीं थे। इसीलिए इंटरनल थ्रेट ने उस टाइम पर कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी और इसीलिए हमने इंटरनल को देखा कि 45 के बाद बहुत सारी कंट्रीज के लिए इंटरनल सिक्योरिटी मैटर ही नहीं करती थी, ज्यादा एक्सटर्नल सिक्योरिटी ही मैटर करती थी। इसलिए हम कहते हैं कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हमने उसे शुरू में पढ़ा। अब कुछ न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, जहां जहां पे कॉलोनी बनी थी उससे निकली हुई एक कंट्रीज थी जहां पर ये कॉलोनी खत्म हो गई थी। तो क्या इनके लिए भी इंटरनल सिक्योरिटी मैटर नहीं करती थी? तो करती थी, बिल्कुल करती थी। इनके लिए बहुत सारी चीजें मैटर करती थी। इनको किन किस चीजों से खतरा था? तो सबसे पहला इनको खतरा था कोल्ड वॉर अलायंसेस से। जैसे ही ये आजाद हुए कोल्ड वॉर शुरू हो गया। अब कोल्ड वॉर में इनके ऊपर बहुत प्रेशर था कि आपको कोई ना कोई साइड ज्वाइन करनी पड़ेगी और इनको डर था कि अगर हम एक साइड ज्वाइन करेंगे तो दूसरे साइड वाले जो है हमारे दुश्मन बन जाएंगे। हो सकता है हमारे नेबर ने ही दूसरा साइड जो है चूज कर लिया हो तो हम अपने नेबर के भी दुश्मन बन जाएंगे। हो सकता है जिसने हम पर कॉलोनी बनाई थी वो हमारे अगेंस्ट में दूसरा ज्वाइन कर ले तो वो भी हमारा बहुत ज्यादा और ज्यादा दुश्मन बन जाएगा। तो पहली थ्रेट तो उनके यहाँ पे यही थी, उनको यही खतरा था कि कोल्ड वॉर अलायंसेस में उन्हें बहुत ज्यादा दुश्मनी उनकी बन जाएगी, जिनसे वो नहीं भी रखना चाहते उनसे भी। दूसरा, उनको ये डर था कि जिन कॉलोनी से जिनके वो कॉलोनियल रूरल थे, जो उन पर कॉलोनी बना के गए थे, उनके देश पर कब्जा करके गए थे, वो कहीं वापस से आकर उन पर दोबारा कब्जा ना कर ले, ये भी उन पे डर था। तीसरा, उन्हें अपनी कंट्री के अंदर ये डर था कि कहीं मिलिट्री सब कुछ टेक ओवर ना कर ले। और चौथा, उन्हें डर था कि इंटरनल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, एक तो ये डर था कि अंदर से ही आदमी सब कुछ कब्जा ना कर ले, और एक था मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट कि बाहर की कोई भी नेबरिंग कंट्री आकर उन पर अटैक ना कर दे। उस टाइम पे इतना डर था न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज में, अपने नेबर से बहुत ज्यादा डर था इन लोगों में। इतना डर था कि जितना ये यूएसए से नहीं डरती होंगी, यूएसएसआर से नहीं डरती होंगी, इन दो ब्लॉक से जितना नहीं डरती थी, उससे भी ज्यादा अपने नेबर के साथ उससे डरती थी। क्योंकि इनके हमेशा अपने नेबर से किसी ना किसी चीज को कॉन्फ्लिक्ट रहते थे, चाहे पानी को शेयर करना हो, चाहे फिर आप टेरिटरी की बात कर रहे हो, बाउंड्री की बात कर रहे हो, तो हमेशा कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट रहते थे। तो ये लोग अपने नेबर से बहुत ज्यादा डरा करते थे। कई बारी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज के लिए एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट एकदम साथ में आ जाता था कि बाहर से कोई कंट्री एक कंट्री के अंदर में कुछ लोगों को भड़का रही है कि तुम कंट्री के टुकड़े करो और अलग करो, तोड़ दो। तो ऐसा भी कई बारी हमें सेपरेटिस्ट मूवमेंट एक कंट्री में देखने को मिलता था जिसको बाहर से फंडिंग आ रही है। तो इधर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सिक्योरिटी जो थ्रेट है वो एक साथ ही मिल जाते थे। तो ये भी हमने देखने को मिला। एक फैक्ट भी बताया गया है कि 1946 से लेकर 1991 तक हमने 12 फोल्ड राइज देखा सिविल वॉर में। सिविल वॉर क्या होता है? एक कंट्री के अंदर ही वॉर चल रहा है। तो ये क्या हुआ? इंटरनल सिक्योरिटी में आया और ये 200 साल में सबसे बड़ा जंप था। नंबर इतना ज्यादा सबसे पहली बार गया था, ये भी हमें बताया हुआ है। तो हमने पढ़ा ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी, जिसमें हमने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों की बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम और टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।